हेलो दोस्तों, मैं हूँ विशाल और आप सभी का स्वागत करता हूँ पीसीएस जैम्स पे। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसमें हमने आर्टिकल 54 तक का पॉइंट कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 55 से लेकर के लास्ट आर्टिकल 61 तक की सारी चीज़ें, जिसमें होने वाला है आर्टिकल 55, जिसमें हम इलेक्शन का जो मेथड होता है राष्ट्रपति का वो बात करेंगे। 56 जिसमें राष्ट्रपति का टर्म ऑफ ऑफिस बात करेंगे, कितने समय के लिए वो रहते हैं। 57 में राष्ट्रपति के री इलेक्शन के लिए बात करेंगे। 58 में क्वालिफिकेशंस की क्या रिक्वायर्ड है वो होती हैं राष्ट्रपति का पद प्राप्त करने के लिए। आर्टिकल 59 के अंदर हम बात करेंगे कंडीशंस ऑफ ऑफिस। आर्टिकल 60 के अंदर हम बात करेंगे राष्ट्रपति की ओथ के बारे में, जो ओथ वो ग्रहण करते हैं। आर्टिकल 61 में उनके इम्पीचमेंट, उनके रिमूवल की जो प्रोसीजर होती है, फॉर्मल प्रोसीजर, उसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कुछ 2-3 पॉइंट्स एज अ फैक्ट देखेंगे जो एग्जाम्स में जनरली पूछ लिए जाते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने इस सेशन के पहले आर्टिकल के साथ में, दैट इज आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में दोस्तों मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर, अगर आप खोल करके देखेंगे तो उसमें हमने मेथड ऑफ इलेक्शंस डिस्कस किया था राष्ट्रपति के संदर्भ में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर किया गया इलेक्शन होता है। इसमें एमएलए और एमपी की वोट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो भी मैंने आपको बड़ा ही डिटेल्ड मैनर में बताया था फॉर्मूला दे करके। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इक्वल जो भूमिका होती है वो सेंटर और स्टेट्स की भी रहती है, जिसमें हम एक कोरम बनाते हैं। उस कोरम में सेंटर और स्टेट्स दोनों के ही रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मेथड मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट इलेक्शन का, वो ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कवर हो चुका है। ठीक है, उसके ऊपर आप हेडिंग डाल लीजिएगा आर्टिकल 55 मेथड ऑफ इलेक्शंस। बात करते हैं दोस्तों अगले आर्टिकल के बारे में, जो कि है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का जो टर्म है ऑफिस का, जो टेन्योर है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। राष्ट्रपति अपने ऑफिस को 5 साल के लिए होल्ड करते हैं। 5 years आफ्टर होल्डिंग द ऑफिस वो अपने पोस्ट पर रहते हैं। 5 साल से पहले क्या वो अपने पद को छोड़ सकते हैं? क्या उनका रिमूवल हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। उसके पीछे के ये 3 कारण आप देख सकते हैं रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट वाले सेक्शन में। पहला, वो अपने खुद ही रिज़ाइन कर दें 5 साल का टेन्योर पूरा होने से पहले, या फिर लॉस ऑफ लाइफ, मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की, या फिर इम्पीचमेंट, जो कि आर्टिकल 61 में दिया गया एक प्रोसीजर है, जिसके माध्यम से अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनको पार्लियामेंट के दोनों हाउस के द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी से हटा दिया जाता है पद पे से। ठीक है, तो इन 3 मेथड्स की मदद से टेन्योर पूरा होने से पहले भी राष्ट्रपति अपने पद से हट सकते हैं। इसमें कुछ की पॉइंट्स और नोट करेंगे दोस्तों। पहला जो की पॉइंट है, नोट्स में आप देख रहे होंगे, जो पहला नोट है वो ये है कि जो टर्म है राष्ट्रपति का, वो कुछ स्पेशल कंडीशन में एक्सटेंड किया जा सकता है। कब? जब तक नए राष्ट्रपति ज्वाइन नहीं कर लेते, तब तक के लिए पुराने राष्ट्रपति अपने पद को 5 साल से थोड़ा ऊपर तक एक्सटेंड करके चल सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर राष्ट्रपति की पोस्ट वैकेंट हो जाती है, सपोज कीजिए उन्होंने रिजाइन कर दिया या मृत्यु कारण बनता है उनके पोस्ट के वैकेंट होने का, तो मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि राष्ट्रपति की पोस्ट राजा की तरह कभी खाली नहीं, जैसे राजा की गद्दी कभी खाली नहीं रह सकती, वैसे ही राष्ट्रपति की गद्दी भी कभी खाली नहीं रह सकती। इसलिए जब तक नए राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हो जाते, तब तक के लिए इंटरिम बेसिस पे या इमीडिएट बेसिस पे वाइस प्रेसिडेंट उस पोस्ट को अज्यूम करते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो उस पद को धारण करते हैं। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, वो है ये जो वर्ड है इम्पीचमेंट, हमने रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट सेक्शन में पढ़ा, ये सबसे पहले आर्टिकल 56 में ही यूज हुआ है। यानी कि ये वर्ड सबसे पहले आर्टिकल 56 में यूज हुआ है, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है, इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, वो आर्टिकल 61 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं आगे अपने आर्टिकल 57 की तरफ, जिसमें आपको इतना जानना है कि आर्टिकल 57 ये कहता है
कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के इलेक्शंस के लिए बार बार खड़ा हो सकता है। वन कैन बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, कितनी भी नंबर ऑफ टाइम्स वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। डायरेक्टली आर्टिकल देकर के भी पूछ लेगा कि आर्टिकल 57 क्या कहता है, या री इलेक्शन का कॉन्सेप्ट किस आर्टिकल में दिया हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि है आर्टिकल 58, जो ये बताता है कि राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करने के लिए व्यक्ति के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वालिफिकेशंस पे एक बार आ जाएं। ये क्वालिफिकेशंस कम से कम व्यक्ति में होनी चाहिए अगर वो राष्ट्रपति के पद के लिए इलेक्ट होना चाहता है। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, एज कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए। तीसरा, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए वो व्यक्ति एलिजिबल होना चाहिए। और चौथा, वो व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करता हो, वो व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पार्ट नहीं हो। अब दोस्तों आपके दिमाग में जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये क्या चीज होती है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में हम थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। इट इज नॉट डिफाइंड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर आर्टिकल 58 के दूसरे सब क्लॉज में ये दे रखा है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर और यूनियन और स्टेट के मंत्री ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर की पोस्ट पर है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पोस्ट नहीं कहलाती। तो वो व्यक्ति जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पोस्ट पर है वो एक्चुअली है कौन, जरा देखते हैं। देखिए, हर वो व्यक्ति जो यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत या लोकल गवर्नमेंट और दूसरी अथॉरिटीज जैसे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, इनके अंतर्गत कार्यरत होता है, काम कर रहा होता है एज एन एम्प्लॉय, एज अ वर्कर, चाहे वो प्यून से लेकर के कोई ऑफिसर लेवल की रैंक क्यों ना हो, अगर वो गवर्नमेंट द्वारा संचालित इनमें से किसी भी बॉडी में के माध्यम से सैलरी प्राप्त कर रहा है, उसे सैलरी मिल रही है काम करने की, रेसिडेंस, निवास मिला हुआ है, ऑफिस है, अथॉरिटी दी गई है और उसे सरकार द्वारा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, तो वो व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है। इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन लड़ रहा है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पार्ट नहीं होना चाहिए। इन जनरल किसी गवर्नमेंट सेक्टर में वो एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हमने क्वालिफिकेशंस डिस्कस कर ली, 4-5 क्वालिफिकेशंस आपने ऊपर देखी अभी। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आर्टिकल 59। अगर आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है, आप यूट्यूब स्पीड ऑप्शन पे जा करके स्पीड थोड़ी धीमी भी कर सकते हैं, या चाहे तो लेक्चर को एक दो बार दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि हर सेशन के नोट्स में वहाँ पर PDF के फॉर्म में डाल दूंगा, वहाँ जा करके आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 59 की बात करें तो ये राष्ट्रपति के ऑफिस की कंडीशंस के बारे में बोलता है। ये कहता है कि शपथ लेने से पहले, ओथ लेने से पहले वो व्यक्ति पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में अगर कार्यरत है तो वहां से रिजाइन कर दे। बिफोर टेकिंग द ओथ द पर्सन मस्ट रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट इफ वर्किंग इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहा हो। ओथ लेने से पहले इतना इतना तो करना है, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप नहीं ज्वाइन कर सकते, और आप अगर पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में कार्यरत हैं वहां से भी आपको रिजाइन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप राष्ट्रपति पद के लिए ओथ ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नोट में और लिख लीजिएगा कि जो राष्ट्रपति की सैलरी इन जनरल आजकल चल रही है वो है 5 लाख रुपीज पर मंथ। यहाँ पर ईयर हो गया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा PDF में। आप जहां भी नोट कर रहे हैं इसको पर मंथ कर लीजिए। 5 लाख रुपीज जो है वो राष्ट्रपति की सैलरी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसके अलावा कुछ एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ऐड किया है जो कि बहुत दिलचस्प है और आपके जानने के लिए इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, पार्लियामेंट के पास में पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित लॉज बनाए, रूल्स बनाए। तो जब पार्लियामेंट
प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित रूल्स पास कर सकती है। ऐसा ही एक रूल इस अथॉरिटी को यूज करते हुए पार्लियामेंट ने पास किया। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस रूल 1997। गौर से सुनिएगा, इस रूल में पार्लियामेंट ने ये चीज क्लैरिफाई कर दी कि वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है एज कैंडिडेट, उसे एक आरबीआई का चेक 15,000 रुपए का एज सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। इसके अलावा उसके साथ 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स होने चाहिए। वो 50 व्यक्ति जो उसका नाम सामने रखें और 50 अन्य लोग जिनके साइन उस पर हों। ऐसे इन दो क्वालिफिकेशंस के साथ में वो व्यक्ति इलेक्शंस लड़ सकता है राष्ट्रपति के, क्योंकि उससे पहले राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति जो बेसिक क्वालिफिकेशंस कंप्लीट कर देता है वो आ जा रहा था। इससे भीड़ बढ़ रही थी और लोग मनोरंजन के तौर पे, प्राइड के तौर पे राष्ट्रपति के इलेक्शंस को ले रहे थे कि भाई हम राष्ट्रपति के इलेक्शंस लड़ रहे हैं। इस चीज को हटाने के लिए और सीरियस कैंडिडेट्स को आगे लाने के लिए ये 15,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट और 50 प्रपोजर्स 50 सेकेंडर्स की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब अगर वो व्यक्ति टोटल वोट्स के 1/6 से ज्यादा लेकर के आ जाता है तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट उसको वापस कर दिया जाएगा, यानी कि वो 15,000 रुपए उसको वापस कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर वो इतने वोट्स नहीं सिक्योर कर पाता तो वो पैसे सीज कर लिए जाते हैं, रख लिए जाते हैं। बात समझ में आई दोस्तों? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने अलग से आपको बताया रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये स्पेसिफिकली मैंने आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित बताई है। ये रूल है जिसके अंदर ये चीज दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 60 के बारे में बात करें तो इसमें राष्ट्रपति की शपथ यानी कि ओथ के बारे में डिस्कशन किया गया है। राष्ट्रपति जो ओथ लेते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड, प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए लेते हैं। ओथ टेकन बाय द प्रेसिडेंट टू डिफेंड, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको ये जो ओथ है ये कौन दिलवाता है, कौन इस ओथ को एडमिनिस्टर करता है? दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को ओथ दिलवाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की जो ओथ है वो हमारे संविधान के शेड्यूल 3 में नहीं दी गई। देखिए शेड्यूल 3 जो है ओथ और एफर्मेशन से संबंधित है। ऐसे कई शेड्यूल्स हैं जो कि हमें संविधान में पढ़ने हैं, वो हम बाद में एक क्लास सेपरेटली लेंगे जिसमें संविधान के सभी शेड्यूल्स को मैं 1 बाय 1 आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। फिलहाल के लिए आप ये जानिए कि शेड्यूल 3 के अंदर राष्ट्रपति के ओथ से संबंधित डिस्कशंस नहीं किए गए। साथ ही साथ जो ओथ है जनरली वो 25 जुलाई का दिन होता है जब राष्ट्रपति अपनी ओथ लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों आर्टिकल 61 की तरफ, जो कि हमारे इस सेशन का लास्ट आर्टिकल होने वाला है। आर्टिकल 61 कहता है रिगार्डिंग द इम्पीचमेंट प्रोसीजर। ठीक है, इम्पीचमेंट का प्रोसीजर राष्ट्रपति को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इम्पीचमेंट जो है वो केवल और केवल भारत में राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जाता है, वो भी तब जब संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति के पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसने किया हो, वायलेशन किया हो कॉन्स्टिट्यूशन का। ये जो प्रोसीजर है ये पार्लियामेंट के किसी भी सदन में, किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है, लोकसभा और राज्यसभा। जिस सदन में शुरू होगा उसके 1/4 मेंबर्स को एटलीस्ट एक रिटन नोटिस देना पड़ता है इम्पीचमेंट का, हेड ऑफ द हाउस को, सभा के जो सदन के जो हेड हैं उनको। जो मेंबर्स हैं उस हाउस के वो 14 दिन का एक प्रायर नोटिस भी भेजते हैं राष्ट्रपति को कि हम इम्पीचमेंट ला रहे हैं आपके खिलाफ में। ठीक है दोस्तों, उन 14 दिन की कंप्लीशन के बाद अगर वो प्रोसीजर उस हाउस में 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स की मेजोरिटी से, जिसे हम स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं, उससे पास हो जाता है तो वो दूसरे हाउस को भेज दिया जाता है स्पेशल मेजोरिटी के लिए। अगर जो सेकंड हाउस है वो उस प्रोसीजर को स्पेशल मेजोरिटी से पास कर देता है तो जो प्रेसिडेंट है उसको अल्टीमेटली रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इम्पीचमेंट से रिलेटेड। फाइनली आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट प्रोसीजर के बारे में जो बात की गई थी उससे रिलेटेड कुछ स्पेशल नोट भी हम ले लेते हैं। देखिए स्पेशल मेजोरिटी जो है वो पार्लियामेंट 2/3 जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के केवल
लेजिस्लेचर के नहीं, केवल पार्लियामेंट के टोटल मेंबर्स का 2/3 लिया जाता है इसमें। जो अदर हाउस है जिसमें इनिशिएट नहीं हुई है ये प्रोसीजर, उसे इंक्वायरी हाउस कहते हैं। राष्ट्रपति जो सेकंड हाउस होता है या इंक्वायरी हाउस होता है, उसमें अपने को डिफेंड करने के लिए खुद डायरेक्टली या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं, खुद को डिफेंड कर सकते हैं। और इम्पीचमेंट दोस्तों एक अर्ध न्यायिक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें जो काम जुडिशरी का है, संविधान उल्लंघन पे निलंबित कर देना या अपने पद से हटा देने का, वो काम पार्लियामेंट खुद कर रहा होता है। तो दैट इज वाई इट इज नोन एज क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। एज अ कोर्ट बिहेव करता है इस केस में पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। बात करते हैं क्विक फैक्ट्स के बारे में। तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए इलेक्शन के सेकेंड राउंड में जाकर के दूसरी काउंटिंग जब हुई वोट्स की, तब जाकर के राष्ट्रपति बने, वो थे वीवी गिरी। फर्स्ट काउंटिंग में नहीं, सेकेंड काउंटिंग में, यानी कि इलेक्शन के सेकेंड राउंड में ये जाकर के राष्ट्रपति बनते हैं। इनका नाम था वीवी गिरी। और थर्ड नंबर पे हम बात कर रहे हैं अनअपोज्ड प्रेसिडेंट। वो व्यक्ति जिसके समक्ष कोई अपोजिंग कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हुआ, कोई अपोजिंग कैंडिडेट था ही नहीं, वो अनअपोज्ड प्रेसिडेंट बने, नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज का वो पूरा होता है। इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, जा करके आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। आगे देखेंगे हम अगले लेक्चर में आगे आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित बातों को समझेंगे, उनसे संबंधित आर्टिकल्स को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।